प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ़ाइनेंशियली कामयाब होते हैं, लेकिन एथिकली फ़ेल होते हैं। वो लोगों की परवाह नहीं करते, वो सोसाइटी की परवाह नहीं करते। बिल्डिंग्स तो बनती हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में काम करने वालों का अगर ख़्याल नहीं रखा जाता, अगर कोई कंपनी अच्छे से कामयाब हो जाती है, मालिक इवन बहुत ज़्यादा भी कमा लेता है, तो साथ में काम करने वाले लोगों की शिकायत आती है कि वहाँ पे एथिक्स को फ़ॉलो नहीं किया गया, प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं फ़ॉलो किया गया या एनवायरनमेंट का ख़्याल नहीं रखा गया। तो ये प्रोजेक्ट की मुकम्मल कामयाबी के ऊपर एक धब्बा होता है। सो आज हम ये सीखेंगे एज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स या प्रोफ़ेशनल्स कि एथिक्स, प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में कैसे होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि एआई के ऐज में हमारे ऊपर एथिक्स कौन से होते हैं या एज़ अ प्रोफ़ेशनल एआई ऐज में कौन से आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एथिकल, लीगल बनाते हैं ताकि आप प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम एथिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझेंगे, प्रोफ़ेशनलिज़्म, प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट समझेंगे और सस्टेनेबिलिटी इन प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एआई ऐज में एथिक्स और जो सस्टेनेबिलिटी है वो कैसे होते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये समझ आएगा कि एथिक्स इन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे। आप सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को जानेंगे कि वो सस्टेनेबिलिटी के कैसे ऐसे लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स हैं जो एक कंपनी को साल हा साल कामयाब बनाती हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं 50 साल तक, 100 साल तक ज़िंदा रहती हैं, तो वो डेफ़िनेटली सस्टेनेबिलिटी को फ़ॉलो करते हैं और कुछ एथिकल डायलेमास को भी हम समझेंगे। डायलेमा ये होता है कि यू आर स्टक बिटवीन 2 चॉइसेस जहाँ पे जैसे नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि अगर आपका बॉस करप्ट हो, करप्शन कर रहा हो, आप ऊपर वालों को रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा और ये भी हो जाता है कि अगर आप नहीं बताएँगे तो आप वैसे ही बुरा फ़ील करते हैं कि यार मैं गलत जगह पे हूँ। तो ऐसी सिचुएशन को डायलेमा कहते हैं, जहाँ आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या किया जाए। जैसे आप कहते हैं कि जी गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गरीबों की जब आप मदद करते हैं तो वो खुद मेहनत पे उनका जो यकीन है वो उठ जाता है और वो यही कहते हैं कि सारी ज़िंदगी हमारी कोई मदद करता रहे। अब ये जो हालत है इसको डायलेमा कहते हैं। प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं और इनको कैसे हैंडल किया जाए आज के लेक्चर में हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है व्हाट इज़ एथिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? Ethics in project management are basically the moral principles that guide behavior and decision making in project management. कुछ अखलाकी कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ असूल होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने लोगों के साथ कैसा रवैया करना है, आपने प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए किस तरह के फैसले करने हैं। इस तरह के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको एथिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एथिक्स को फ़ॉलो करते हैं, तो आपका और आपके टीम का और आपके साथ जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनका ट्रस्ट बन जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि आप फेयरनेस से लोगों को ट्रीट करते हैं, सब लोगों को लग रहा है हाँ भई, चीज़ें फेयर हो रही हैं। तीसरा स्टेक होल्डर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट वो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हाई पावर है, हाई इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली तो उनको वो भी प्रोटेक्ट होते हैं। और चौथी चीज़ ये होती है कि आपकी प्रोफ़ेशनल रेपुटेशन अच्छी हो जाती है अगर आप एथिक्स का ख़्याल करते हैं। तो कॉमन एथिकल इश्यूज़ प्रोजेक्ट्स में क्या आते हैं? कॉमन एथिकल इश्यूज़ प्रोजेक्ट में सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि प्रोजेक्ट कुछ और चाह रहा है और आपके ज़ाती इंटरेस्ट कुछ और है। तो ये एक कॉमन एथिकल इश्यू आता है। मैनेजर अपने फ़ायदे का सोच रहा है या स्टेक होल्डर जैसे पॉलिटिशियन हैं, कोई बिल्डिंग डिलीवर कर रहे हैं। बिल्डिंग का बेसिक काम अवाम की खिदमत करना होता है, लेकिन बिल्डिंग को जो बनाने वाला है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये एथिकल इश्यूज़ होता है जब आप किसी कंपनी में प्रोजेक्ट कर रहे हों, जब आप गवर्नमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपने देखना होता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका ना हो। अगर आपको लग रहा है किसी प्रोजेक्ट में आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप अपने इमीडिएट बॉस को बता दें लाज़मी कि ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, अगर हो सके तो इस प्रोजेक्ट में मेरी जगह पे किसी और बंदे को लगा दो। तो दूसरा कॉमन एथिकल इश्यू प्रोजेक्ट्स में ये आ जाता है मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। लोग जो प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज़ होते हैं उनको मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट में कोई गाड़ियाँ आपके इस्तेमाल में हैं, तो आप बेसिकली तो उनको आपने सिर्फ़ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो उस गाड़ी को सारे कामों के लिए यूज़ करता है, अपने घर के कामों के लिए यूज़ कर रहा होता है, अपने बच्चों को उसी से जो है ना स्कूल पे छोड़ रहा होता है। तो मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली रिफ्रेशमेंट का आपकी जो है ना वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके खाने का भी सिस्टम होता होगा, लेकिन उसका मिसयूज़ ये हो सकता है कि आप वही खाना घर ले जाएँ,
आप वही खाना और लोगों को बाँटें। आप पैसे तो हाई क्वालिटी फूड के ले लें, लेकिन आप लो क्वालिटी फूड अपने वर्कर्स को दें। तो ये एक एथिकल इश्यूज़ है जो प्रोजेक्ट में लोग फेस करते हैं। और तीसरा ये होता है फ़ॉल्स रिपोर्टिंग। आप मतलब झूठी-मूठी रिपोर्टिंग कर रहे हो कि ये सब सही चल रहा है, हालाँकि चीज़ें सही ना चल रही हों। तो ये एथिकल इश्यूज़ आ रहे होते हैं प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। अगर आप अभी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप इनको एड्रेस करें। अगर आप फ्यूचर में कभी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करेंगे, तो आप इनको एड्रेस करें। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, बिज़नेस मैनेजमेंट है, लोगों को प्रोडक्ट्स देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाले मामलात हो सकते हैं। और प्रोजेक्ट का जो चौथा एथिकल इश्यू है, वो फेवरेटिज़्म और करप्शन का है। कि आप बार-बार एक ही बंदे को फ़ेवर कर रहे हैं प्रोजेक्ट देने में, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक बंदे को फ़ेवर कर रहे हैं, और करप्शन एक और बहुत बड़ा एक डिलेमा है, जहाँ पे लोग जो है ना फ़ाइनेंशियल करप्शन हो सकता है, मॉरल करप्शन हो सकता है, वो प्रोजेक्ट्स के दौरान कर रहे होते हैं। तो एथिक्स प्रोजेक्ट्स में इसलिए भी ज़रूरी है कि नॉर्मली हमारे पास जितने भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आ रहे हों, चाहे वो यूनिसेफ के हों, यूएनडीपी के हों, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट के हों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो करता-धरता होता है उधर का। तो ऊपर वाले बंदे को इतना नहीं पता होता कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अगर वो 1000 बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो एक-एक बिल्डिंग की इन्स एंड आउट्स वो नहीं जानते। प्रोजेक्ट मैनेजर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो एथिक्स को फॉलो करते हुए अच्छे से जो है ना चीज़ों को देखे और एथिकली चीज़ों को चलाए, ताकि काम प्रोजेक्ट कामयाब हो सके। अच्छा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, ड्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर टू एक्ट विद द इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर। ये होती है प्रोफेशनलिज्म। आपने सुना होगा कि जी वो बंदा प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि वो जब भी एक्ट करता है इंटेग्रिटी के साथ करता है। मतलब वो जो उसका जैसे वो आपके सामने बात करता है, बैक एंड पे भी वही बात करता है। इसको इंटेग्रिटी कहते हैं। दूसरा ऑनेस्टी, वो दयानतदारी से काम करता है। अगर उसने 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे काम करेगा। वो ज़्यादा काम करेगा लेकिन वो कम काम नहीं करेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया है, तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर की है। ये नहीं है कि वो कोई स्केपगोट ढूँढे, किसी दूसरे के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगा दे। तो ये चीज़ होती है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अगर कोई भी ज़िंदगी में प्रोजेक्ट मिले, या अभी आप कर रहे हैं, या आपके मैनेजर्स कर रहे हैं, तो आप उनको बता दें कि अगर आप प्रोफेशनल खुद को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक्ट करेंगे इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ। तो कोड ऑफ एथिक्स हमारा जो है ना पीएमआई का एक पर्सपेक्टिव है, उसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस एंड ऑनेस्टी। ये आपने सारे प्रोजेक्ट्स में देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है टेक ओनरशिप ऑफ द डिसीजंस, एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, रिस्पेक्ट का मे बी वैसे तो सब लोगों को पता है रिस्पेक्ट क्या है, लेकिन रिस्पेक्ट ये है कि आप जो है ना स्टेक होल्डर्स का रिस्पेक्ट करें। जैसे कि अगर आप कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, वहाँ का एमएनए एमपी है वहाँ का स्टेक होल्डर है, बिल्डिंग बिल्डिंग डिपार्टमेंट वहाँ का स्टेक होल्डर है, वहाँ की सारी बिजनेस कम्युनिटी वहाँ का स्टेक होल्डर है। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, सामान उधर के लोगों से ले लें, ये ना हो कि आप किसी दूसरे शहर से जब मंगवा रहे हो, ऑब्वियसली उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है, लेकिन आपका कहीं न कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं। तो वो जो मुलाज़िम ले वो भी वहीं से ले, ताकि उस जगह की जो है ना बेहतरी हो। उसके जितने भी स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट से जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग, वहाँ के एम्प्लॉयी, वहाँ के कस्टमर, वहाँ की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ के, तो सारे लोग हैं। तो पर्सपेक्ट ये होता है कि उनका आप रिस्पेक्ट करें, उनको ये एहसास ना हो कि जी हमारे इलाके में आके ये प्रोजेक्ट बन रहा है, सही नहीं बन रहा, हमारा ख्याल नहीं किया जा रहा। दूसरा, वैल्यू डाइवर्सिटी। अगर एक बंदा डिफरेंट बैकग्राउंड से है, उसका रिस्पेक्ट करो। वो कुछ ऐसा लाया है जो आपके पास नहीं है, तो उसको आपने वैल्यू करना है। इसका मतलब रिस्पेक्ट होता है। और तीसरी चीज़ होती है एनकरेज कोलैबोरेशन। प्रोजेक्ट किसी एक बंदे का नहीं होता, मैनेजर का नहीं होता, ऑब्वियसली उसमें हज़ारों लोग काम करते हैं, या छोटा प्रोजेक्ट है तो 50-60 लोग काम कर रहे होंगे। तो आप इनकरेज करें, कोलैबोरेशन लोगों के बीच में चलता रहे। और फेयरनेस, फेयरनेस ये होता है कि आप हमेशा इम्पार्शियल डिसीजंस करें, आप फेवरेटिज्म ना करें, आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें, जैसा हो चीज़ें वैसे दिखें। ऑनेस्टी प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि आपने ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करनी है, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है और डिसेप्शन से हमेशा अवॉइड करना है। ये ना हो ग्राउंड पे मुख्तलिफ सूरत हाल हो और आप सिर्फ तस्वीरें बना के आगे रिपोर्ट कर रहे हो। एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है प्रॉपर जो है ना, जो लोग एथिकल डिसीजंस लेते हैं, सबसे पहले आपने किसी भी एथिकल डिसीजन के लिए इशू को आइडेंटिफाई करना है, अल्टरनेटिव डिसीजंस देखने हैं, मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस को एवेल्युएट करना है
और आखिर में आप एक एथिकल डिसीजन ले सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में आपने हमेशा एथिकल डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को फॉलो करना है, जो आपको सामने नजर आ रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के लिए एक और चीज बड़ी जरूरी है, वो है सस्टेनेबिलिटी इन द प्रोजेक्ट्स। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है, सस्टेनेबिलिटी मीन मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस। इसका मतलब आपने किसी भी जगह पे अपनी मौजूदा जो जरूरियात हैं वो मुकम्मल करनी है, लेकिन अगली जनरेशन को भी मद्देनजर रखते हुए। मिसाल के तौर पर आपका प्रोजेक्ट है एनिमल्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, तो जो रिसोर्सेज हैं दुनिया के वो तो ऑब्वियसली लिमिटेड है। आप अगर जा रहे हैं कहीं पे तो उस इस जगह को इतना खराब ना करें कि बाद में आने वाले लोगों के लिए कुछ चीज बचे ही ना, खामखा चीजों को जाया कर दें, खामखा चीजों को निकालें। तो ये सस्टेनेबिलिटी होती है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने निजाम को ऐसे चलाना है कि सबके लिए चलता रहे। ये नहीं है कि आप जहां गए आप बेड़ा गर्क कर दें उसका। तो सस्टेनेबिलिटी का उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इसमें प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज होता है। सस्टेनेबिलिटी में ना हम एक ट्रिपल बॉटम लाइन यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहली तो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, बेसिक जिम्मेदारी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, कि भाई प्रॉफिट उसमें होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बिजनेस का प्रोजेक्ट करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे, प्रॉफिटेबल उसको होना चाहिए। अब फिर अदरवाइज काम करने का फायदा नहीं है। अदरवाइज जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, अगला प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। दूसरी आपकी जिम्मेदारी है प्लैनेट की, यानी आप वहाँ के एनवायरनमेंट को सेव करें, चीज़ों को खामखा खराब ना करें, माहौल का ख्याल करें। अगर आपके प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कुछ गलत मटेरियल निकल रहा है, तो वहाँ के लोगों पे इम्पैक्ट ना हो, वहाँ के एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना हो, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी चीज है सोसाइटी, वहाँ के लोग, उनका भी आपने ख्याल करना है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का ना ट्रिपल बॉटम लाइन बोलते हैं इकोनॉमिक, और ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड के मुताबिक आप किसी भी प्रोजेक्ट को जब कर रहे होते हैं। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो ये होती हैं कि एफिशिएंट रिसोर्सेज का यूज करना है, जितना आपको चाहिए उतना यूज करें, रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, वेस्ट को कम से कम करें और लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट हो सके, इस तरह की चीजें आप बनाएं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये होती है कि आपने एनर्जी बचानी है, आपने माहौल दोस्त मटेरियल यूज करना है, और आपने जो एमिशंस हैं वो कम से कम करने हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। सोशल सस्टेनेबिलिटी ये होता है कि आपने वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल करना है, कम्युनिटी पे इम्पैक्ट छोड़ना है अच्छा, और सोशल आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। कॉमन जो लोग इश्यूज करते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन देखनी है आपने। अगर एआई के दौर में देखा जाए तो हमने सीखना है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, डाटा प्राइवेसी, हमने लोगों का ख्याल करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर से कोई रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी का डाटा आपके हाथ लगे, आपने खाम खा उसको शेयर नहीं करना, आपने सिर्फ उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है। दूसरा, बायस फ्री एल्गोरिदम्स बनाने चाहिए एआई के दौर में, कि किसी के साथ बायस ना हो, सबको इक्वली ट्रीट करें। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बड़ी जरूरी है, ये एआई के एज में हमारी एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी है। अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप एथिकल लीडरशिप करें, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स का एक बैलेंस क्रिएट करें। डिसीजन मेकिंग के लिए आप केस स्टडी के तौर पर किसी बिल्डिंग को लें और देखें कि क्या आप सारे स्टेक होल्डर का ख्याल कर रहे हैं, रिसोर्सेज सही से यूज कर रहे हैं, करप्शन नहीं कर रहे, सब लोगों को बराबर से ट्रीट करें, तो आपका ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। कॉमन चैलेंजेस जो हमें आ जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हुए सोशल में, वो ये है कि आप पे कंप्रोमाइज आपको पड़ना पड़ता है एथिक्स के ऊपर, बहुत प्रेशर आप पे होता है, ये एक चैलेंज होता है लोगों के लिए। दूसरा, ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म फोकस करते हैं कि भाई जो चीज मेरे हाथ में है मैं आज प्रोजेक्ट को अच्छा दिखाऊं, जैसे तैसे करके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूं ताकि मेरी रिपोर्टिंग अच्छी जाए, बाद में जिसके पास जो है ना रिपोर्ट जाएगा वो खुद देखे। तीसरी चीज होती है कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, ऑब्वियसली हमारे पास होते हैं कि आपके पास इतना बजट नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता, आपको उसी पैसे के अंदर ही प्रोजेक्ट को चलाना होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इस वक्त जो है ना वो प्रोडक्ट से रिलेटेड वो ये हैं कि एथिकल कल्चर को प्रमोट करें, क्लियर पॉलिसीज बनाएं और मुसलसल सीखें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर इस लेक्चर से आपने कोई बात सीखनी है वो ये है कि जो एथिक्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ट्रस्ट बनता है, और सस्टेनेबिलिटी अगर हम फोकस करते हैं तो लॉन्ग टर्म जनरेशन के लिए हमारे लिए ये बेनिफिट होगा। एग्जाम फोकस में आपको एथिक्स का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को, पीएमआई कोड ऑफ एथिक्स पता होनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर को हम सीखेंगे, दैट विल बी लेक्चर नंबर 19।